दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो केवल स्मार्ट लोगों के लिए है, तो जो लोग स्मार्ट नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू फील दैट यू आर अ स्मार्ट पर्सन देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। बिफोर आई मूव ऑन, I wanted to give a quick introduction. Myself, Mr. Deepak Shah, a certified financial consultant and a co-founder of my consultancy, that is SIIC, Shah Investment and Insurance Consultancy. I started this journey 8 years back in 2016, and as on today I have gathered a great knowledge about financial schemes, financial products, and I know in this field what works and what doesn't work. In this video I am going to discuss about from where we should buy a term insurance, life insurance. आप चाहे तो किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर जा करके आप टर्म इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी ऑनलाइन एग्रीगेटर के वेबसाइट पर जैसे कि policybazaar.com, कवर फॉक्स, इंश्योरेंस देखो, यहाँ पर भी जा करके आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। एंड तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी प्रोफेशनल एडवाइजर के पास, किसी कंसल्टेंट के पास जा करके एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन में सबसे बेटर कौन है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इसमें सबसे अच्छा कौन है, सबसे बढ़िया कौन है। अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां से टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वहां आपको प्रीमियम बहुत ही कम देखने को मिलता है। लगभग 10 to 12% का डिस्काउंट वहां पर अपने को मिल जाता है, प्रीमियम में छूट मिल जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है उसके साथ कि अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट में जाते हैं तो वेबसाइट पे जाने से पहले आपको बहुत सारा होमवर्क करना होगा। आपको ये पता करना होगा कि विच कंपनी इज बेटर। आप उसके लिए होमवर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, एंड उसके प्रीमियम को, उसके फीचर्स को, उसके बेनिफिट्स को आप कंपेयर करते हैं, उसके प्लान को कंपेयर करते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को कंपेयर करते हैं, उनके एक्सक्लूजन को कंपेयर करते हैं, और इसके लिए आप नोट्स तैयार करते हैं, और आप एट लास्ट इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ऑनलाइन टर्म प्लान ले ही नहीं पाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन एग्रीगेटर के थ्रू, यानी कि जैसे policybazaar.com हो गया, कवर फॉक्स हो गया, इंश्योरेंस देखो वगैरह वगैरह जो भी हो गए, उनके वेबसाइट पे जा करके आप प्लान परचेज कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात क्या? इसकी अच्छी बात यह है कि आपको एक ही जगह, एक ही स्क्रीन पर सारे कंपनी के प्लान कंपेयर करने को मिल जाएंगे। यू कैन कंपेयर ऑल द फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो वो सारे आप कंपेयर कर सकते हैं, और साथ में किसी किसी प्लान में आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल कराया जाता है उन एग्रीगेटर के थ्रू। बट प्रॉब्लम क्या है? सबसे बुरी बात ऑनलाइन एग्रीगेटर का है कि वो बहुत ज्यादा मिस सेलिंग करते हैं। अब ये मिस सेलिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर मिस सेलिंग की बात करूं मैं, तो ये ऑनलाइन एग्रीगेटर आपको डिस्काउंट के नाम पर कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस में काफी उलझा देते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में डिस्काउंट्स आपको दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जो छोटे छोटे अक्षरों में आपको टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसको हम नहीं देख पाते हैं, और इसमें हम उलझ जाते हैं और काफी सारे एक्सक्लूजन वाले पॉलिसी हम परचेज कर लेते हैं। दूसरा इनके रिप्रेजेंटेटिव आपको फोन कॉल पे ही प्लान समझाने की कोशिश करते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और लास्ट में कंफ्यूज करके आपको वो वही प्लान बेचते हैं जो वो बेचना चाहते हैं। आपको भी पता है कि ऐसे कंपनीज को टारगेट दिए जाते हैं, ऐसे एग्जीक्यूटिव को टारगेट्स मिलते हैं। वो अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए आपको प्लान के जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है उनको बातें करके वो आपको कंफ्यूज करते हैं, और आपको वही प्लान देते हैं जो प्लान वो बेचना चाहते हैं। थर्ड, वो ऐसी ऐसी डेटा पर बातें करते हैं, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसके बारे में एक कॉमन आदमी सुना ही नहीं हो, उनको पता ही नहीं होता है, और वो इन फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी से इंप्रेस हो जाते हैं, उनके डेटा से इंप्रेस हो जाते हैं, और उनके द्वारा एडवाइस किया हुआ प्लान वो परचेज कर लेते हैं। पॉलिसी परचेज करने के बाद सर्विसिंग रिलेटेड सारे काम कस्टमर को खुद ही करने पड़ते हैं,
चाहे वो मेल के थ्रू करने हो, चाहे वो मैसेज के थ्रू करने हो, या आप कस्टमर केयर में फ़ोन करके अपनी सर्विस लेना चाहते हैं। बट आप कस्टमर केयर में फ़ोन करेंगे तो कस्टमर केयर वाले आपको बोलेंगे सर आप ये नंबर दबाएं, आप 5 नंबर दबाएं, आप 10 नंबर दबाएं। तो ये सारी चीज़ें से आप परेशान हो जाते हैं और आपको जो सर्विसिंग लेना होता है शायद वो छूट जाता है। वहीं अगर मैं किसी सर्टिफाइड, किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से, कंसल्टेंट से प्लान लेने की बात करूं तो उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि यहां पर आपको प्रीमियम स्लाइटली बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अब पहला बेनिफिट्स क्या है? रिलेशनशिप। आप किसी भी एडवाइजर से मिलते हैं, उनको जानते हैं, उनसे आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, उनके हैबिट्स को जानते हैं, उनके बिहेवियर को जानते हैं, उनके कैरेक्टर को जानते हैं, उनके नॉलेज को जानते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आप एक सही प्लान चूज कर पाते हैं उनकी मदद से। और इस रिलेशनशिप की वजह से आपका एडवाइजर आपको सर्विसिंग से लेकर के क्लेम सेटलमेंट तक काफ़ी हेल्प करता है, आपके साथ रहता है। सर्विस आफ्टर सेल। कुछ लोगों का ये मानना है कि सेल होने के बाद, पॉलिसी परचेज करने के बाद किसी भी प्रकार की सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज स्टार्ट आफ्टर द सेल ओनली। यहाँ पर policybazaar.com जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर भी दावा करते हैं बेस्ट सर्विस देने का। लेकिन होता क्या है, आपको जब आप ऐसे ऑनलाइन एग्रीगेटर से पॉलिसी परचेज करते हो तो सर्विस आपको खुद ही लेना पड़ता है। आपको मेल करना पड़ेगा, आपको कॉल करना होगा, आपको मैसेज करना होगा, और हर बार आपकी इंटरेक्शन किसी एक नए एग्जीक्यूटिव से होगा। फिर से आप उनको सारी कहानी सुनाओगे। वहीं अगर आप किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से प्लान लेते हो और अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्विस की रिक्वायरमेंट्स है तो आप उनको एक बार इंटीमेट करो सो एंड सो रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर वो एडवाइजर अपने डेटाबेस में उसको नोट कर लेता है। इसके बाद आपको रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, एडवाइजर सामने से कॉल करके आपको रिमाइंड कराता है, हेलो सर, आपने लास्ट टाइम बोला था कि नॉमिनेशन चेंज करना था, तो सर आज क्या मिल सकते हैं, नॉमिनेशन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके का असिस्टेंट आपको मिलता है, इस तरीके का सर्विस आपको मिलता है किसी भी एक प्रोफेशनल एडवाइजर के थ्रू। अब आप बोलेंगे कि आफ्टर सेल किस प्रकार के सर्विस की जरूरत है, क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं। तो सर आफ्टर सेल अगर सपोज बॉन्ड में कोई कमी रह गई हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो, क्लर्कियल मिस्टेक भी हो सकता है, तो ऐसे में अगर उसमें कुछ करेक्शन कराना हो तो ये बहुत ही इजी है कि आप अपने एडवाइजर के थ्रू करेक्शन करा सकते हैं। या फिर अगर आपको कभी नॉमिनी चेंज कराना हो, सपोज आपने किसी व्यक्ति को नॉमिनी रखा, अपनी मदर को रखा, अपनी वाइफ को रखा, ब्रदर को रखा, किसी भी को रखा, और किसी कारणवश अब नॉमिनी चेंज कराना है, शायद वो आपका नॉमिनी ही नहीं रहा या फिर आपके नॉमिनी के रिलेशन ठीक नहीं हो है, तो आप किसी और को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो ये एक टास्क है, नॉमिनेशन चेंज कराना एक टास्क है जो कि एक एडवाइजर बहुत ही अच्छे से जानता है और वो आपको करके देता है। इसके बाद जो लोकल असिस्टेंस आपको चाहिए, जैसे कि कभी एड्रेस चेंज कराना हो, कभी मोबाइल नंबर चेंज कराना हो, ईमेल आईडी चेंज कराना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको एडवाइजर बहुत ही इजीली करके देता है। इसके बाद आपको आपके प्लान पे अपडेशन भी मिलता रहता है। सपोज आज आपने प्लान लिया, आज आपने सारे फीचर समझ लिए, सारे बेनिफिट समझ करके एक प्लान परचेज किया, 5 साल के बाद आपको उस प्लान के फीचर्स याद नहीं है, उस प्लान से मिलने वाले बेनिफिट्स याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने एडवाइजर को कॉल करेंगे, आपका एडवाइजर आपके पास आएगा, 10 to 15 मिनट्स का समय लेगा और वो प्लान को फिर से रिपीट कर देगा, यानी कि आप अपने लिए हुए प्लान पे अपडेटेड रहेंगे। और भी सर्विसेज है, जैसे कि अगर कंपनी की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन हुआ तो मेल तो आएगा ही आएगा, आपको भी मिल आएगा, आपके एडवाइजर को भी मिल आएगा। फिर एडवाइजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए वो खुद आपको उस मेल के बारे में बताएगा, उस मैसेज के बारे में बताएगा। सपोज अगर आपने कभी अपना ईमेल पे ध्यान नहीं दिया, मैसेज नहीं पढ़ा, तो वो मैसेज छूट सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो आपका एडवाइजर आपको ये चीज बताता है, खुद आकर बताता है, पर्सनली बताता है। प्रीमियम रिमाइंडर। लोगों को लगता है कि पॉलिसी लेने के बाद प्रीमियम रिमाइंड कराने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम खुद से अपना प्रीमियम भर सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लगभग 37% पॉलिसीज
केवल इस वजह से लैप्स हो चुके हैं क्योंकि उनका प्रीमियम समय से नहीं भरा गया है, रिन्यू नहीं कराए वो लोग अपनी पॉलिसी को। और इसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन एग्रीगेटर या ऑनलाइन किसी कंपनी की वेबसाइट से पॉलिसी लिया और उन्होंने प्रीमियम मिस किया और उनका रिन्यूअल नहीं हो पाया। और इसका एहसास कब होता है? जब आपके तरफ से कोई क्लेम किया गया हो और कंपनी ये मैसेज आपको कर दे कि योर पॉलिसी नंबर सो एंड सो हैज बीन लैप्स्ड ड्यू टू नॉट पेइंग द प्रीमियम। तो उस समय बहुत ही अफसोस होता है, काश मैंने प्रीमियम पे कर दिया होता, काश कोई मुझे रिमाइंड कराया होता, काश मुझे किसी ने फोर्स किया होता प्रीमियम पे करने के लिए। तो ये सारे रीजंस हैं कि प्रीमियम रिमाइंड करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है और ये बहुत जरूरी है। क्लेम सेटलमेंट, अगर मैं क्लेम सेटलमेंट की बात करूं तो जब क्लेम का टाइम आता है तो उस टाइम पर आपका एडवाइजर आपके फैमिली के साथ होता है, आपके नॉमिनी के साथ होता है और सेटलमेंट से रिलेटेड सारे काम करके वो देता है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एडवाइजर का मोरल ड्यूटी होता है और साथ में बिजनेस एनहांसिंग टूल भी है। ये इस पर वो ट्रेंड होते हैं, उनको इसकी सारी नॉलेज दी जाती है। अदर गाइडेंस, आपके पास अगर एक प्रोफेशनल एडवाइजर है, एक नॉलेजेबल एडवाइजर है, तो आप अभी जो प्लान ले रहे हैं इसके साथ अगर फ्यूचर में कभी और फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो, कोई सजेशन लेना हो, कोई नया प्लान लेना हो, तो आप अपने एडवाइजर को कॉल कर सकते हैं। वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको देगा क्योंकि वो सारे अपडेटेड होते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि आपको अपने एक प्रोफेशनल एडवाइजर के थ्रू ही पॉलिसी लेना चाहिए या फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये वीडियो केवल स्मार्ट लोगों के लिए है और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि यू आर स्मार्ट एनफ। सो नाउ इट इज वेरी इजी टू डिसाइड फ्रॉम वेयर यू शुड बाय अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आज चाहे आप जहां से भी पॉलिसी परचेज करें, बट पॉलिसी परचेज करते समय आपको ये ख्याल रखना होगा कि इस पॉलिसी का बेनिफिट आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए है। तो इस पॉलिसी के क्लेम के वक्त में आपके फैमिली मेंबर को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए केवल कंपनी का ब्रांड या प्रीमियम का अमाउंट या क्लेम सेटलमेंट रेशियो ही देखना काफी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, हो सके तो इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सपोज एक कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% है। वाह, कितना अच्छा लगा होगा ना सुन करके, 98% क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो आपको क्या लगता है कि उस कंपनी से पॉलिसी लेना आपके लिए 100% सेफ है? क्या इसकी गारंटी है कि आपके ना रहने पर जब क्लेम का टाइम आए तो कंपनी आपका क्लेम सेटलमेंट करेगी ही करेगी, आपके नॉमिनी को, आपके फैमिली मेंबर को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी? दोस्तों, जो 2% रिजेक्शन है, उस 2% में जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, आप उनके बारे में जरा सोच कर देखो। उनके लिए तो 100% नुकसान हुआ ना। अगर आप 98% की कैटेगरी में आपका क्लेम आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा सोचिए कि आपका क्लेम रिजेक्ट होकर के 2% की कैटेगरी में आया तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कंपनी उस समय भी दावा यही करेगी कि मेरा क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% है, बट आपका क्या, आपका तो 100% नुकसान हो गया ना। तो क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस खरीदते समय कुछ इंश्योरेंस की बातों को ध्यान में रखेंगे, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, आपका क्लेम कभी रिजेक्ट होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो आइए ये इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। ब्रीफली मैं आपको बताता हूं कि पॉलिसी लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप पॉलिसी कहीं से भी परचेज करें, ऑनलाइन करें, एग्रीगेटर के थ्रू करें, एडवाइजर के थ्रू करें, लेकिन आपको खुद अवेयर होना होगा। इंश्योरेंस लेते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला बात यह है कि पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है।
उस समय आपको जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो ओबेरिमा फाइडिस को ध्यान में रखना होगा। ओबेरिमा फाइडिस एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, जिसका मतलब है ऑटमोस्ट गुड फेथ। आप जो भी डिस्क्लेमर दे रहे हैं, आप अपने बारे में जो भी बातें बता रहे हैं प्रपोजल फॉर्म के थ्रू, उसमें आपको अपने लेवल पे ऑनेस्ट रहना है, तभी कंपनी भी अपने लेवल पर ऑनेस्ट रहेगी। और इस बात को अगर आपने फॉलो किया, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा सर। दूसरी बात, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये क्या होता है? किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति के ना रहने से अगर आपको या आपकी फैमिली को डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होता है, तो याद रखिए केवल उन्हीं चीजों का ही इंश्योरेंस हो सकता है। तो इंश्योरेंस लेते समय आपको इन सब चीजों को प्रूव करना होगा कि मेरे ना रहने से मेरी फैमिली को डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तभी जाकर के आपको इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देगा। और यही कारण है कि अगर हाई रिस्क प्लान हम लोग लेते हैं तो एक फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होता है जहां उसको आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। जब आप प्रपोजल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय आपको बहुत ही ध्यान से प्रपोजल फॉर्म भरना है। हो सके तो खुद से प्रपोजल फॉर्म भरिए, क्योंकि एनी टाइप ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स ड्यूरिंग फिलिंग द प्रपोजल फॉर्म में लीड्स द क्लेम टुवर्ड्स द रिजेक्शन। तो इसीलिए आप जब भी प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं, वो भरते समय आप हर फैक्ट्स को उसमें दिखाइए, चाहे वो आपके हैबिट से रिलेटेड हो, आपका हेल्थ इश्यू हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन हो, कुछ भी हो, जो भी उसमें सवाल पूछा जाए आप उसको 100% सही जवाब लिखिए। इसके बाद जो भी अंडर राइटर्स होते हैं, आप अपने प्रपोजल फॉर्म को सारे अंडर राइटर के थ्रू होकर जाने दीजिए, क्योंकि जब सारे अंडर राइटर्स के थ्रू आपका प्रपोजल फॉर्म सबमिट होता है तो कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है पॉलिसी इशू करने की। और इन सब के बाद अगर कंपनी पॉलिसी इशू कर रहा है तो आपके क्लेम के टाइम पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, वो है नॉमिनेशन एक्ट। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना चाहिए इसे। हम लोग सिंपली कहीं भी प्रपोजल फॉर्म भरते हैं इंश्योरेंस का या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का, एक नॉमिनेशन में नाम लिख देते हैं, बट जब आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, वहां पर नॉमिनेशन एक्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्यों सर? आप टर्म इंश्योरेंस अपने बेनिफिट के लिए नहीं लेते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस अपने फैमिली के लिए लेते हैं, अपने बच्चों के लिए लेते हैं। वहां पर उनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह के चैलेंजेस फेस ना करने पड़े, इसके लिए आपको नॉमिनेशन एक्ट को जानना जरूरी है। नॉमिनेशन एक्ट को जानने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि चलिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ये सोच करके एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है 2 करोड़ रुपए का, कि उसके ना रहने पर उसके बच्चों की पढ़ाई ना रुके, उसके फैमिली को किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और उनका लाइफ स्टाइल इसी तरीके से चलता रहे। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर एक्स की हो जाती है डेथ, और क्लेम करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने सारा पैसा यानी कि 2 करोड़ रुपए बतौर नॉमिनी उनकी वाइफ को दे देते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी मिसेज को ऐसा लगा कि मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए और वो एक दूसरी शादी करने का प्लान करती हैं। अब वो दूसरी शादी उनको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे केसेस आते हैं सामने। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर वो उनकी वाइफ, मिस्टर एक्स की वाइफ अगर दूसरी शादी करने का प्लान कर रही है तो मिस्टर एक्स के जो बच्चे हैं उनके फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या होगा? अच्छा, किसी किसी केस में क्या होता है कि नॉमिनी के तौर पर लोग अपने बच्चों का नाम अपॉइंट कर देते हैं, या फिर मेन नॉमिनी के डेथ होने पर, मेन नॉमिनी के ना रहने पर जो उनका बच्चा होता है बतौर लीगल हायर वो क्लेम करता है। बट अगर वो माइनर है तो उनको कंपनी पैसे नहीं दे सकता, तो वहां पर एक अपॉइंटी का होना बहुत जरूरी है। अब मैं एक बात बताता हूं,
एक माइनर को क्लेम के पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए एक अपॉइंटी को पैसे दिए जाते हैं। सपोज एक अपॉइंटी है मिस्टर एक्स की माँ, यानी कि उस बच्चे की दादी, उनको बतौर नॉमिनी के अपॉइंटी 2 करोड़ रुपए दे दिए गए। अब वो 2 करोड़ रुपए उनकी माँ के पास है, लेकिन उनकी माँ के दिल में उनके छोटे बेटे के लिए, यानी कि मिस्टर एक्स के छोटे भाई के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और वहां पर कुछ पैसे की डिमांड होने पर मिस्टर एक्स की माँ ने अपने छोटे बेटे को एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दे दिया। इंटेंशन बुरा नहीं था, उन्होंने ये सोचा कि जब मेरे छोटे बेटे का बिजनेस सेट हो जाएगा तो उस पैसे को वापस वो रख देंगे, और पैसा वैसे भी ऐसे बैंक में ही पड़ा है। लेकिन अगर वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाया, या फिर वो बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाया, या फिर मिस्टर एक्स के छोटे भाई ने पैसे को रिटर्न नहीं किया, तो मिस्टर एक्स के बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या। चलो ठीक है, अब ये भी मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स की माँ भी अच्छी है, मिस्टर एक्स के भाई भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, और सबने उस क्लेम के पैसे को पास में रखा। और जब आपका माइनर नॉमिनी मेजर हो जाता है, 18 ईयर्स क्रॉस कर जाता है, तो मिस्टर एक्स की माँ ने अपने पोते को पैसा दे दिया कि बेटा ये तुम्हारी संपत्ति है, अब तुम इसे संभालो। सर, आपको क्या लगता है कि एक 18 साल का बच्चे को अगर हाथ में 2 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो क्या उसकी जिंदगी आबाद होगी या बर्बाद होगी? तो इन सब चीजों की व्यवस्था कैसे की जाए? सवाल ये होता है कि कंडीशंस तो कुछ भी हो सकते हैं, बट कुछ नॉन कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए नॉमिनेशन एक्ट को समझना जरूरी है। तो सर, जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मैंने बताया, मैंने काफी ब्रीफली बताया, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो। इसके बावजूद भी अगर आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं, उसके बारे में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम लोग वीडियो मीट में ये चीज़ें डिस्कस करते हैं और डिटेल में इस पर चर्चा करके आपको बताते हैं, जहां पर क्लैरिफिकेशन होता है। और अगर आपको टर्म प्लान चाहिए तो हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। जाते जाते मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लाइफ में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं जो हाई रिस्क कवर देता हो, तो इसके लिए एक एडवाइजर का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारे फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।